जी के एनीवेयर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 महामारी का पर्यावरण पर प्रभाव। तो सबसे पहले कोरोना वायरस महामारी की संक्षिप्त रूपरेखा हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से वह शुरू हुआ था और किस प्रकार से उसका दूसरा चरण जो है वो समाप्त हुआ है लगभग। और इसी प्रकार से तीसरा चरण जो है वो अभी इंग्लैंड में शुरू हो चुका है। तो संक्षेप में हम इसके बारे में देखते हैं। फरवरी में इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और यूके में इस संक्रमण जो है वो फैला हुआ था। अप्रैल में जो है वो ये आंकड़ा जो है वो 2 लाख के पार पहुंच गया। जुलाई में 1.5 करोड़ के पार पहुंच गया। जनवरी भारत पहले मामले की पुष्टि करता है। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया। तो यहीं पर जो है वो पहली बार जो है वो भारत में इसका रोगी हमें मिला था। उसके बाद मार्च में संयुक्त राज्य अमेरिका संक्रमण के मामलों में दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचा था। मई में अमेरिका में कोरोना वायरस की मौत 1 लाख से अधिक हो गई थी। जुलाई में कोरोना वायरस कोविड-19 दुनिया भर के 213 देशों और 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज़ों को प्रभावित कर रहा था। यहाँ पे अब कोरोना वायरस फैलने के बाद दुनिया में जो है वो दुनिया भर में जो है वो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ। और इसको भी हम संक्षेप में देखते हैं कि कब कहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो अमेरिका में 19 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। शहर, राज्य और काउंटी स्तर पर यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया था। उसी प्रकार से ब्राज़ील में 17 मार्च शुरू हुआ था, शहर और राज्य स्तर पर यहाँ पे लगाया गया था। जर्मनी में 23 मार्च से राष्ट्रीय स्तर पर लगाया गया था। उसी प्रकार से फ्रांस में राष्ट्रीय स्तर पर लगाया गया था। इंग्लैंड में भी 23 मार्च से राष्ट्रीय स्तर पर लगाया गया था। इटली 9 मार्च से राष्ट्रीय स्तर पर लगाया गया था। भारत 25 मार्च से राष्ट्रीय स्तर पर लगाया गया था। ऑस्ट्रेलिया 23 मार्च से राष्ट्रीय स्तर पर लगाया गया था। रूस 28 मार्च से राष्ट्रीय स्तर पर लगाया था। जापान में अभी तक कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया है क्योंकि वहाँ पे स्थिति लगभग सामान्य थी। चीन में 23 मार्च को लगाया गया था, शहर स्तर पे लगाया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं लॉकडाउन जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों में अब स्थिति के अनुसार लगाया गया था। इसके पश्चात जैसे ही लॉकडाउन लगा तो यातायात सुविधाएं प्रभावित हुई और लोग जो है वो आवाजाही में कमी होने लगी। तो यहाँ पर हम इसको भी थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। पूरी आबादी के साथ साथ घर, स्कूल, दफ्तर और फैक्ट्रियां बंद रहने के आदेश दिया गया, जिससे सड़क यातायात में भारी कमी आई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के अनुसार वर्ष 2020 के अंत तक वैश्विक औसत सड़क परिवहन गतिविधि 2019 के मुकाबले का 50% तक गिर गया। मतलब यातायात जो है 2019 के मुकाबले में 2020 में 50% तक का कम हो गया। लगभग हर देश में सड़क उपयोग में गिरावट के कारण तेल के उपयोग में भारी गिरावट आई। पेट्रोल डीजल की जो उपयोग है उसमें काफ़ी मात्रा में गिरावट आई और इसका जो डायरेक्ट प्रभाव है वो देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। वैश्विक स्तर पर अप्रैल में जेट इंजन की मांग में 65% की कमी आई थी, क्योंकि एयरलाइंस में अनुसूचित उड़ानों को 60% से घटाकर 95% कर दिया था। इसका मतलब जो उड़ानें हैं, जो हवाई जहाज़ है, उनका जो उड़ान है वो भी सीमित कर दिया गया था। काफ़ी कम संख्या में उड़ान भर रहे थे, तो इससे जो है वो पेट्रोल डीजल जो है वो इसमें इसकी जो मांग है उसकी बहुत कमी आ रही थी। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है कि किस तरह से किस शहर में कितना जो है वो ट्रैफिक रहता है रेगुलर तौर पे। तो बर्लिन का दिया हुआ है, लंदन, मिलान, न्यूयॉर्क भारत का दिया हुआ है और शंघाई का दिया हुआ है। तो यहाँ पे लगातार जो है वो जब से कोविड-19 लगा तब से जो है वो जो यातायात है वो कम होने लग गई। कम औद्योगिक गतिविधियाँ, यहाँ पे भी लॉकडाउन का असर पड़ा कि औद्योगिक गतिविधियाँ काफ़ी सीमित स्तर पर आ गई। सरकारों द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन आदेशों के चलते विनिर्माण के प्रमुख खंडों ने बंद करना शुरू कर दिया था। कुछ ही महीनों में विश्व स्तर पर ऊर्जा की मांग में भारी गिरावट आ गई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए का कहना है कि दुनिया 2020 में 6% कम ऊर्जा का उपयोग करेगी। ये भारत की संपूर्ण ऊर्जा मांग को खोने के बराबर है। दुनिया के लगभग 6 से 7% तक का ऊर्जा जो है भारत उपयोग करता है, और अगर इतना ही परसेंट ऊर्जा जो है वो कम हो जाए तो भारत के लिए जो है वो ऊर्जा वो ना के बराबर ही
हम मान सकते हैं। तेल उद्योगों में भारी गिरावट देखी गई क्योंकि मांग में कमी आई है, क्योंकि यहाँ पे यातायात काफ़ी हद तक प्रभावित हुई थी। सभी जो है वो घरों में थे, तो गाड़ियाँ मोटर चल नहीं रही थी, तो वहाँ पर तेल पेट्रोल डीजल जो है वो काफ़ी कम मात्रा में बिक्री हो रही थी। 2019 की अंतिम तिमाही के बाद से चीन के 6 सबसे बड़े बिजली संयंत्रों में कोयले का उपयोग 40% तक गिर गया। अगला देखते हैं, वायु की गुणवत्ता पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव। वायु की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या वायु स्वच्छ हुआ या प्रदूषित हुआ, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। यात्रा और उद्योग पर कोरोना वायरस प्रकोप के प्रभाव के कारण कई क्षेत्रों और ग्रह में वायु प्रदूषण में गिरावट का अनुभव किया। ये बहुत ही अच्छा संकेत था पर्यावरण के लिए। दुनिया के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर मार्च और अप्रैल में नाटकीय रूप से बेहतर हुआ। फैक्ट्री और सड़क यातायात से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ओजोन O3 और वायुमंडलीय अभिकरणीय पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर यानी PM में कमी के कारण हवा की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी कि बहुत ही टाइम बाद जो है वो वायु में जो प्रदूषण की मात्रा है वो बेहतर स्थिति में पहुंच गई थी, काफ़ी कम मात्रा में हो रही थी। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कोविड-19 संकट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सबसे कम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1900 से लेकर के 2020 तक का जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को दिखाया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप 1930 जब यहाँ पे व्यापक मंदी छाई हुई थी पूरे विश्व में, तब वायु प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी कम मात्रा में उत्सर्जित होता था। उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे, उस वक्त पे भी यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा था, और धीरे धीरे जो उत्सर्जन का जो ग्राफ है इस तरह से जो है वो बढ़ रहा है। आप सभी देख सकते हैं, इस तरह से जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे अब द्वितीय तेल संकट जब आया 1980 में, तब भी यहाँ पर जो है वो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा था, हल्का सा स्थिर हुआ था लेकिन फिर भी ऊपर की ओर जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से वैश्विक वित्तीय संकट जब आया 2008 में, तब भी यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा था। उसके बाद आया आपका वर्तमान समय, तो वर्तमान समय में जो ग्राफ है वो इस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राफ है वो नीचे की ओर गिर रहा है। उसी प्रकार से नीचे भी उस चीज़ को दिखाया गया है। ये सारे जो रिकॉर्ड है वो गीगा टन में दिखाया गया है। इसका जो माप करते हैं, इसको जो गीगा टन में ही माप करते हैं, इसलिए जो है वो गीगा टन में ही इसको शो किया जाता है। यहाँ पर अब देखते हैं चीन में क्या प्रभाव पड़ा। तो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी निगरानी कर रहे हैं कि कैसे कोविड-19 महामारी के प्रारंभिक चीनी चरण के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में काफ़ी गिरावट आई। वायरस से आर्थिक मंदी ने प्रदूषण के स्तर को काफ़ी गिरा दिया, खासकर वुहान चीन जैसे शहरों में 25 से 40% तक। जैसा कि आप जानते हैं, वुहान जो है वो चीन का बहुत ही बड़ा औद्योगिक शहर है। तो वहाँ पर कोरोना वायरस जैसे ही मामले आए तो वहाँ पर भी लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया था शहरी स्थिति पे। तो वहाँ पे भी जो है वो ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी, औद्योगिक यातायात सभी चीज़ें बंद हो गई थी। तो वहाँ पर आप देख सकते थे कि जो आर्थिक मंदी है वो भी वहाँ पर देखने को मिली। अब देखते हैं भारत में किस प्रकार से इसका उत्सर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ग्रीक के दैनिक आंकड़ों के अनुसार मार्च के पहले 3 हफ्तों में कोयला आधारित बिजली उत्पादन मार्च से 15% और 31% के नीचे था। इसका मतलब मार्च में जितना बिजली उत्पादन हो रहा था उससे 15 से 31% तक जो है वो गिरावट आई थी। मार्च 2020 में साल दर साल तेल की खपत में 18% की कमी आई थी। पर्यावरण वेबसाइट कार्बन ब्रीफ द्वारा विश्लेषण के अनुसार अध्ययन में पाया गया कि भारतीय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मार्च में 15% और अप्रैल में 30% तक गिर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से 1982 के बाद पहली बार भारत का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जन जो है वो गिरा है। देखिए लगातार जो है वो ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो है वो लगातार ऊपर जा रहा है। यहाँ पे जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे 1982 जो है वो ऐसी जगह है, यहाँ पे आप देखिए 1982
ये वाला पोर्शन 1982 में जो है वो गिरा था ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वाला, है ना, वृद्धि दर बहुत ही कम हो गई थी। उसी प्रकार से 2020 में जो है वो आप वृद्धि दर आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो गया है। तो जो उत्सर्जन जो है वो काफ़ी, उत्सर्जन की मात्रा जो है वो काफ़ी कम हो गई है 2020 में। तो इससे जो है वो प्रदूषण जो है वो कम होना शुरू हो गया था। इसके पश्चात आते हैं भारत में एरोसोल प्रसलिस के स्तर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर साल एंथ्रोपोजेनिक मानव निर्मित, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स होता है मानव निर्मित स्रोतों से प्रसलिस कई भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण के अस्वास्थ्यकर स्तर में योगदान करते हैं। प्रसलिस हवा में निलंबित छोटे ठोस और तरल कण होते हैं, यानी हवा में जो कण फैले होते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रसलिस, जो दृश्यता को कम करते हैं यानी कि धुंधला कर देते हैं और मानव फेफड़ों और हृदय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ एरोसोल में प्राकृतिक स्रोत होते हैं जैसे धूल के तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट और जंगल की आग। अन्य मानव गतिविधियों में आते हैं जैसे कि जीवाश्म ईंधन और खेती में पराली का जलना यानी पैरा का जलना, ठीक है, उसे बोलते हैं पैरा, बोलते हैं पराली मीन्स, ठीक है। मानव निर्मित यूरोसोल अधिकांश छोटे कणों का योगदान करते हैं जिनकी मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की अधिक संभावना होती है। 2016 से 19 के औसत की तुलना में 2020 में विसंगति मैप में दिखाया गया है। यहाँ पे एरोसोल का मात्रा यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो है वो 2016, ये 2017, ये 18, इस प्रकार से जो है वो सभी को सब मैप में आपको शो कर दिया गया है ताकि आप समझ सकें कि एरोसोल की मात्रा यानी प्रदूषण की मात्रा किस प्रकार से भारत में कम हुई है। दिल्ली, अब दिल्ली में किस प्रकार से इफेक्ट पड़ा है उसको हम देखते हैं। भारत की राजधानी है दिल्ली, तो यहाँ पे विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में कोरोना वायरस के फैलने से प्रदूषण में भारी कटौती हुई है। आप सभी जानते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषण युक्त शहर है हमारी दिल्ली। तो यहाँ पे विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में कोरोना वायरस के फैलने से प्रदूषण में भारी कटौती हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सफ़र, SAFAR के अनुसार कोविड-19 के उपायों के कारण दिल्ली में PM 2.5 अभिकर्णीय पदार्थ प्रशोषक, ये जो है एक प्रकार का मात्रक होता है जिसमें हम प्रदूषण को नापते हैं, में 30% गिरावट आई है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर में लगभग 40% की कमी देखी गई है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एक जो है वो जहरीली गैस है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, तो इसको हम प्रदूषण में गिनते हैं। तो इसमें भी 40% कम है, इसका मतलब प्रदूषण जो कम हुआ है स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। इसके बाद जल गुणवत्ता पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव देखते हैं। तो जल गुणवत्ता, है ना, जल की क्वालिटी में क्या इफेक्ट पड़ा कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव का, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रदूषण में कमी आई, तो क्या जल गुणवत्ता में भी सुधार हुआ या नहीं हुआ। तो दशकों से तेजी से शहरीकरण, औद्योगिकरण और अतिदोहन के कारण जलमंडल गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रदूषण के प्रमुख औद्योगिक स्रोत जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट निपटान, कच्चे तेल, भारी वस्तुएं और प्लास्टिक कम हो गए हैं या पूरी तरह से बंद हो गए हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं इससे विघटित ऑक्सीजन DO में वृद्धि के साथ पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ और नाइट्रेट एकाग्रता में कमी आई। नाइट्रेट की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जो जल है वो प्रदूषित होता है, तो यहाँ पे नाइट्रेट की मात्रा में जो है वो कमी आई है, तो प्रदूषण स्पष्ट रूप से कम हुआ है। इसलिए बड़े जल निकाय में प्रदूषण का स्तर कुछ हद तक कम हुआ है। जल प्रदूषण BOD और DO, यहाँ पे BOD और DO को हम समझेंगे, वही जो है वो जल प्रदूषण के स्तर को मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग BOD सूक्ष्म जीवों द्वारा एरोबिक प्रतिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में के तहत कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। उसी प्रकार से उच्च BOD स्तर का अर्थ है पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा को विघटित करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जितनी ज़्यादा BOD होगी उतनी ही हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होगी। तो BOD के उच्च मान का मतलब है कि पानी अधिक प्रदूषित है। जितनी ज़्यादा BOD की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा होगी और उतनी ही ऑक्सीजन की उसमें कमी होगी, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमको बाहर से जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा। तो विघटित ऑक्सीजन DO
विघटित ऑक्सीजन को DO बोलते हैं। पानी में मौजूद घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है जो जीवित रहने के लिए, जलीय जीवन के लिए आवश्यक है। जितनी मात्रा में ऑक्सीजन घुली होती है उसी को हम कहते हैं DO। ठीक है, तो ये जलीय जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। DO के स्तर में वृद्धि के साथ पानी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। देखिए, BO की गुणवत्ता अगर बढ़ती है तो प्रदूषण बढ़ता है, और DO की गुणवत्ता अगर बढ़ती है तो प्रदूषण कम होता है। यमुना नदी भारत, ठीक है, तो अब देखते हैं यमुना नदी में जो क्या प्रभाव पड़ा लॉकडाउन के लगने से या कोरोना वायरस के आने से, इसको हम देखते हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यमुना के साथ 9 स्थानों से पानी के नमूने एकत्रित किए थे और अप्रैल 2019 से मूल्यों के साथ विभिन्न मापदंडों की तुलना की। रिपोर्ट के अनुसार 5 स्थानों पर जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD के स्तर में 18% से 33% की कमी देखी गई है। इसका मतलब जो प्रदूषण है वो स्तर कम, BOD की मात्रा कम है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है वहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब BOD की मात्रा कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि DO की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, 2019 में ऑक्सीजन को नष्ट करने वाले 4 स्थानों DO 0 था, 0 और प्रति लीटर 2.3 से 4.8 मिलीग्राम प्रति DO स्तर दिखाया गया। नालियों के संदर्भ में प्रदूषण के स्तर में सबसे अधिक गिरावट सिविल मिल ड्रेन 80% पर थी। इसके बाद ISBT 68% थी। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बताता है कि यमुना में केवल कोलीफॉर्म 1300 MPN से 310 MPN तक नीचे आ गया, ऐसा जैसा कि लॉकडाउन से पहले दर्ज किया गया था। देखिए, यूपी में भी जो कोलीफॉर्म है जो कि प्रदूषण का मापक है वो 1300 MPN था, वो 310 MPN तक नीचे आ गया। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा कमी आई है यूपी में। गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी है ना भारत की सबसे पवित्र और सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, जिसमें अभी सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान गंगा नदी में पानी की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। वाराणसी के IIT BHU में केमिकल इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर ने कहा कि पानी की गुणवत्ता में 40 से 50% तक सुधार हुआ है। इसका मतलब जब लॉकडाउन लगा, लोग अपने घरों पे रहे, यातायात बंद हो गया, प्रदूषण कम हो गया, तो नदी के जो स्तर है उसमें भी सुधार हुआ है। इसके मुख्य कारण है गंगा और उसके घाटों को की प्रदूषित करने वाले उद्योगों को बंद होना पड़ा। ठीक है, इसलिए जो है वो सभी उद्योग बंद हुए थे, इस कारण से यहाँ पे औद्योगिक गतिविधि जो है पूरी तरह से बंद हो गई थी, और इसलिए जो है वो नदी की जो जल स्तर है उसमें सुधार हुआ और जल की क्वालिटी में भी सुधार हुआ। उत्तराखंड में गंगा नदी, अब देखते हैं उत्तराखंड में किस प्रकार से गंगा नदी का प्रभाव, गंगा नदी पर प्रभाव रहा। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UEPPCB के अनुसार अप्रैल 2020 में हरि की पौड़ी हरिद्वार में फेकल कोलीफॉर्म मानव उत्सर्जन में 34% की कमी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग में 20% की कमी, हाल के इतिहास में पहली बार गंगा नदी का पानी पीने योग्य हुआ। इसका मतलब बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है यहाँ पर भी, और जो है वो गंगा नदी का पानी पीने योग्य हो गया था। वन्यजीव और निवास पर प्रभाव, तो देखिए इसका प्रभाव वन्यजीव और निवास पर भी पड़ा है। तो इसमें किस प्रकार से पड़ा है उसको हम संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन ने मानवीय क्षति से प्रकृति को उबरने में मदद की, भले ही अस्थायी रूप से की, लेकिन मदद करी है, पर्यावरण को जो है वो फ़ायदा पहुंचाया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार 2019 से फ्लेमिंगो मराल पक्षी के प्रवास में 25% की वृद्धि हुई है। जर्मन वैज्ञानिक रेनर फ्रॉसो ने कहा है कि मछली पकड़ने में तेज गिरावट के कारण मछली बायोमास में वृद्धि होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में हिरण, एल्क, मूस, भालू, पहाड़ी जैसे जानवरों के साथ घातक वाहन टक्कर मार्च और अप्रैल के दौरान 58% तक गिर गई थी। इन देशों में सबसे ज़्यादा जो मौतें जानवरों की होती है वो होती है वाहनों से टक्कर के कारण से। तो इनमें जो है वो वाहनों की टक्कर, क्योंकि वाहन चल ही नहीं रहे तो टक्कर कहाँ से होता, तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया इस प्रकार से, है ना, जानवरों की मृत्यु। जैसा कि दुनिया भर के देशों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू किया है, कुछ जानवरों को शहरों में उन क्षेत्रों में देखा गया है जहाँ आमतौर पर मानवीय उपस्थिति होती है।
वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में वन्य जीवों को शहरी क्षेत्रों में दिखाया गया है। अफसोस की बात है कि इनमें से कुछ खबरें सच साबित हुई जबकि इनमें से कई फर्जी निकली हैं। अभी जो दोस्तों हमारे सिटी में भी जो है वो भालुओं का जो है वो आतंक है। भालू भी हमारी सिटी के अंदर पहुंच गए थे और यहाँ पे जो है वो काफ़ी नुकसान कर रहे थे, लोगों पर हमला कर रहे थे। तो उसी प्रकार से जब उनको खाने पीने को नहीं मिलेगा, उनको उनके वन जो है वो को नुकसान पहुँचाया जाएगा, तो उसी प्रकार से वो शहरी आबादी में आएँगे और मानवीय जीवन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए उनके लिए जो वन है उनको सुरक्षित रखा जाए, आरक्षित रखा जाए, जिससे कि वो अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। जहाज के यातायात और ध्वनि प्रदूषण के स्तर में कमी के कारण समुद्री जीव भी दुनिया के महासागरों में अधिक स्वतंत्र रूप से घूमना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं पर्यावरणीय शोर के स्तर में कमी। शोर है ना, साउंड किस प्रकार से जो शोर होता है, हमेशा यातायात का शोर हो चाहे डीजे पार्टी का शोर हो, तो इस प्रकार से शोर जो है वो कितना कम हुआ, किस प्रकार से कम हुआ। तो पर्यावरणीय शोर को एक अवांछित ध्वनि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे निम्न द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधियाँ, है ना, इंजन वाहनों के पारगमन, उच्च धुन। उसी प्रकार से अधिकांश सरकारों द्वारा लॉकडाउन को लागू करने से दुनिया के अधिकांश शहरों में शोर का स्तर काफ़ी गिर गया है। कम शोर का स्तर उच्च प्रजनन क्षमता, है ना, कम प्रवासन और अंततः कम मृत्यु दर के साथ जुड़ा हुआ है। जितना कम शोर होता है उतना ही प्रजनन क्षमता बढ़ता है, प्रवासन जो है वो कम होता है और मृत्यु दर में भी कमी आती है। तो इस प्रकार साउंड का हमारे जीवन पर इफेक्ट पड़ता है। भूकंप विज्ञानी भूकंपीय शोर या पृथ्वी की भूपर्पटी क्रस्ट के कंपन में कमी होने की सूचना दे रहे हैं। जैसे पूर्व लॉकडाउन स्तरों की तुलना में ब्रसेल्स, बेल्जियम और मानव गतिविधियों के कारण भूकंपीय शोर जो है वो, है ना, 1/3 तक कम होने की सूचना है। भूकंप और अन्य भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाने वाले उपकरण अधिक सटीकता से काम कर सकते हैं। अस्थायी रूप से बड़े जहाज़ों के साथ समुद्र के शोर में कमी होती है, जो समुद्री जीवन की प्रजनन सफलता को बढ़ाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से साउंड भी हमारे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ मानव को भी नुकसान पहुंचाता है, तो इनका भी कम होना आवश्यक है। ऊर्जा मांगों पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव ऊर्जा मांगों पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव। तो इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से ऊर्जा की मांग में कमी आई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 विश्लेषण के अनुसार पूर्व लॉकडाउन के से देश में प्रति सप्ताह ऊर्जा की मांग में औसतन 25% गिरावट देखी गई। अधिक लॉकडाउन के देशों में औसतन 18% की गिरावट दर्ज की। इसका मतलब जो ऊर्जा की मात्रा है, जैसे, है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या और भी ऊर्जा हो गया, तो उनकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो गया, मांग जो है वो कम हो गया। 2020 की पहली तिमाही वैश्विक ऊर्जा मांग में 3.8% गिरावट आई। 2019 की पहली तिमाही की तुलना में वैश्विक कोयला की मांग में 8% तक की गिरावट आई। पहली तिमाही में तेल की मांग में भी लगभग 5% की कमी आई थी। नवीकरणीय ऊर्जा ही एकमात्र स्रोत था जिसने मांग में वृद्धि दर्ज की। जिसको हम नवीनीकरण कर सकते हैं, वो नवीनीकरण योग्य जो है वो ऊर्जा कहलाता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा है। तो इसको जो है वो, इसमें जो है वो वृद्धि दर्ज की गई। कई देशों में पूर्ण लॉकडाउन की अवधि के दौरान बिजली की मांग में 20% या इससे अधिक की गिरावट आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा की मांग 2020 में 6% गिर जाएगी। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद लगभग 7 गुना गिरावट हो जाएगी। तो लॉकडाउन के कारण भारत की बिजली की खपत 78.72% तक गिर गई। भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 26% की कमी प्रदूषण में कमी का एक प्रमुख कारण है। लॉकडाउन के नियमों में से हवा, सौर, जल विद्युत और परमाणु बिजली के स्रोतों की ओर अग्रसर होने को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं जिसको हम नवीनीकरणीय बना सकते हैं या जिसको हम नवीकरणीय कर सकते हैं, उनका मांग जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, है ना, ये जो है वो लगातार इनकी मांग बढ़ रही है, इनका उपयोग बढ़ रहा है। लेकिन जैसे अनवीनीकरणीय ऊर्जा हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, वाटर हो गया, तो इसकी मात्रा जो है वो लगातार कम हो रही है और इसको हमको संरक्षित करना आवश्यक हो गया है आज की स्थिति में।
पर्यावरण पर कोविड-19 महामारी का नकारात्मक प्रभाव। अब देखिए, अभी तक हमने सकारात्मक प्रभाव पढ़ा सभी प्रकार से, सभी जगहों पर सकारात्मक परिणाम हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे हम पर्यावरण पर ही अब महामारी का जो है वो नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से पड़ा उसको देखते हैं। तो महामारी के सभी पर्यावरणीय परिणाम सकारात्मक नहीं रहे हैं। अप्राप्य कचरे के खंड बढ़ गए हैं। पहले जो है वो कचरों को डिस्पोज़ कर दिया जाता था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तो सारी गतिविधियाँ बंद हो गई और कचरे को जो है वो एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सक रहा था। तो इस स्थिति में जो कचरे का जो है ना स्तर है वो बढ़ गया था। कृषि और मत्स्य निर्यात के स्तर में भारी कटौती से बड़ी मात्रा में जैविक कचरे का उत्पादन शुरू हो गया। कई देशों में प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के रखरखाव और निगरानी की अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। पर्यावरणीय संरक्षण श्रमिकों के अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप अवैध वनों की कटाई, मछली पकड़ने और वन्यजीवों के शिकार में वृद्धि हुई है। पर्यावरणीय पर्यटन गतिविधि के ठहराव ने भी अवैध कटाई और अतिक्रमण के खतरे को बढ़ा दिया है। स्थानीय अपशिष्ट समस्याएं उभर कर सामने आई हैं, क्योंकि कई नगर पालिकाओं ने वायरस फैलने की आशंकाओं पर अपनी रिसाइकलिंग गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने जो है वो कचरा रिसाइकलिंग जो होता है उसको उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे कि पर्यावरण को जो है वो लगातार नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अपशिष्ट कचरा उत्पादन में वृद्धि, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे लॉकडाउन लगा तो सारी गतिविधियां बंद हो गई और उसमें कचरा उठाने वाले भी नहीं आ रहे थे। तो इस स्थिति में जो है वो कचरा का मात्रा जो है वो लगातार बढ़ रहा था, जहाँ पा रहे थे वही लोग डाल रहे थे। तो उस स्थिति में जो कचरा है वो उसकी मात्रा लगातार वृद्धि हो रही थी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको भी शॉर्ट में। तो ऑनलाइन शॉपिंग और होम डिलीवरी की मांग बढ़ने से घरों में पैदा होने वाले जैविक कचरे में वृद्धि हुई। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो ऑनलाइन जो ऑर्डर है वो किया जाने लगा, है ना। तो वो चीज़ें जो है वो बाहर तो कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो ऑनलाइन ही वो चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही थी। तो इस स्थिति में जो है वो कचरा जो है वो ऑब्वियसली बढ़ रहा था। तो ऑनलाइन खरीदे गए भोजन को पैक किया जाता था, इसलिए अकार्बनिक कचरे में भी वृद्धि हुई है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्लास्टिक की पैकेजिंग की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। अमेरिका में कई राज्यों में पुनः प्रयोज्य बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक में वृद्धि का पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। छोड़े गए पीपीई किट, पहने हुए मास्क और दस्तानों और खाली हाथ यानी प्रक्षालक सैनिटाइजर बोतलों से मेडिकल कचरे में वृद्धि हुई है। अन्य समस्याएं जैसे कि जल निकासी प्रणाली, कूड़े और जलाए जाने पर प्रदूषण को खुला छोड़ना इत्यादि बढ़ गए हैं। मीथेन, CH4 एवं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन स्तर महामारी और इसके तत्काल बाद के महीनों में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुलता है तब तक ये जो है वो समस्या बनी रहेंगी। कचरा वाला जो समस्या है या अपशिष्ट वाला जो समस्या है वो बनी रहेंगी। अब धीरे धीरे जो है वो स्थिति सामान्य होते जा रही है। दूसरी लहर जो है समाप्त हो चुकी है हमारे भारत में। तो जो कचरा वाले जो लोग हैं वो भी आकर के इकट्ठा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इस चीज़ में गिरावट आएगी। अब आगे देखते हैं इससे मुद्दे और चुनौतियां क्या बन सकती, क्या चुनौतियां हैं आगे हमारे सामने और क्या मुद्दे हैं। तो कम अवधि के दौरान ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता घटना हमारे पर्यावरण को साफ करने का एक स्थायी तरीका नहीं है। ये केवल 1 साल के लिए जो है ग्रीन हाउस गैस जो है वो उसकी जो है ना घनत्व है उसमें कमी आई है, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है पर्यावरण को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। ये कोई स्थायी तरीका नहीं है, क्योंकि कभी भी आप लॉकडाउन लगा करके या है ना इस तरह से की चीज़ें करके आप जो है वो पर्यावरण को साफ नहीं कर सकते। इसके लिए लोगों को जो है वो जागरूक करना होगा और लोगों में जागरूकता फैलानी होगी और लोगों को स्वयं से भी जागरूक होना होगा, तभी जो है वो यहाँ पे हम इन चीज़ों से जो है वो है ना पार पा पाएंगे। प्रभावशाली कमी लाने के लिए देशों की अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए। अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई है और इसलिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करना मुश्किल है। कृषि और मत्स्य निर्यात के स्तर में गंभीर कटौती से बड़ी मात्रा में जैविक कचरे का उत्पादन हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पे जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के बाद सारी गतिविधियाँ बंद हो गई, ठीक है। तो मछलियाँ जो मरी हुई थी वो मर करके उसी पानी में जो है वो पड़ी हुई थी, उनको निकालने वाला कोई नहीं था। जो कीड़े मकोड़े थे वो पानी में ही मर करके सड़ जा रहे थे। तो इस स्थिति में जो जैविक कचरा है उसकी मात्रा जो है वो बढ़ चुकी है और उसको जो है वो ख़त्म करने के लिए बहुत समय चाहिए। जब मछुआरे जाएंगे उसके बाद मछलियों को जो है वो है ना वहाँ से कलेक्ट करेंगे, तब जो है वो जा कर के
स्थिति सामान्य होगी। तो अभी की स्थिति में जो है वो काफ़ी परेशानी भरी चुनौती है वो, कि उसको इतना जल्दी समाप्त करना आसान नहीं है। मेडिकल कचरों को आसानी से घरेलू कचरे के साथ मिलाया जा रहा है, उन्हें खतरनाक अपशिष्ट के रूप में माना जाना चाहिए और अलग से निपटाया जाना चाहिए। यहाँ पे जो है वो पीपीए किट हो गए, दस्ताने हो गए, इंजेक्शंस हो गए, या पीपीए की या फिर जो स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं जो कोरोना काल में हमने उपयोग किया हुआ है, उनको जो है वो सामान्य कचरों के साथ मिला दिया जाता है, जिससे कि जो है वो कहीं पर भी फेंकते हैं तो उससे जो है वो संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। तो इसको रोकना जो है वो बहुत ही आवश्यक हो गया है। आवश्यक कार्रवाई ही समय की मांग है। यहाँ पे कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पर खतरों को ध्यान दिया जाना चाहिए। जब अर्थव्यवस्था फिर से खुले तो पर्यावरणीय कार्रवाई की आवश्यकता है। बीच बीच में लॉकडाउन करते रहना चाहिए, जिससे कि जो स्थिति है वो सामान्य हो और जो मानव गतिविधियां हैं वो कम हो, जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और मानव भी सुरक्षित रहे। अब सतत विकास के महत्व को महसूस करने का समय है। सार्स, मर्स और इबोला जैसी महामारियों का बार बार प्रकोप जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता की हानि और वन्य जीवों के अवैध व्यापार का परिणाम है। ये जो है वो सार्स, मर्स और इबोला जो है, कोरोना से पहले जितने महामारी आई थी उनका नाम है, वो जो है बार बार जो है वो है ना आते रहता है। तो इससे जो है वो खतरा जो है वो लगातार बना रहता है। तो इससे जो है वो निपटना बहुत ही आवश्यक है। वायु प्रदूषण को कम करने से जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 दोनों जोखिम कम हो सकते हैं। भविष्य में इस तरह के संकट को सफलतापूर्वक हल करने के लिए हमें प्रकृति और जैव विविधता का सम्मान करना होगा। सरकारों को पर्यावरणीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक नीतियां भी बनानी होगी। कोरोना वायरस संकट दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने और साफ भविष्य सुनिश्चित करने के अवसर भी प्रस्तुत करता है। तो इन सब चीज़ों से हमने पर्यावरण में नुकसान देखा है ना, उसमें पर्यावरण को लाभ कितना पहुंचा उसको भी देखा, मानव पर क्या प्रभाव पड़ा, जैविक कचरा किस प्रकार से बढ़ा, इसको भी हमने देखा। तो अब हम फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या निष्कर्ष निकलता है? हम इतना बातचीत किए उस चीज़ का, तो जब पूरी दुनिया पर्यावरण प्रदूषण खत्म करने के लिए उपयुक्त नीतियों के बारे में चिंतित है, तब यह वैश्विक महामारी के एक निरपेक्ष रास्ता दिखाता है कि पर्यावरण को हुए नुकसान को कैसे कम किया जाए। इस महामारी के दौरान ही हमने सीखा कि पर्यावरण को किस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, कोविड-19 के फैलने और दुनिया भर में लॉकडाउन की स्थिति का विश्व अर्थव्यवस्था पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन पर्यावरण को भारी मानव जनित दबाव से राहत पहुंचा है। जब लॉकडाउन लगा तो सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको भारी गिरावट आई है, और उसी प्रकार से जैसे कि पर्यावरण में जो मानव जनित दबाव था, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मानव हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा इंसान हो गए थे दुनिया में, जिससे कि जो दबाव है पर्यावरण पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, उनकी गतिविधि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो वहाँ पे जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो मौतें हुई, तो वहाँ पर जो पर्यावरण को हुआ, लेकिन मानव जाति को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पर्यावरण को तो फ़ायदा पहुँचा है, लेकिन साथ ही साथ जो मानव जाति है उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में एक दीर्घकालिक विचार करने की आवश्यकता है। तमाम आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाने पर कोरोना वायरस संकट के कारण जो सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं वे फिर से पहले की अवस्था में चले जाएंगे। इस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जी हाँ, ये भी सही है कि यहाँ पे जैसे ही ये जो गतिविधियाँ जो है स्टार्ट होगी, लॉकडाउन खुलेंगी, तो हम अपनी गतिविधियाँ जो है फिर से शुरू करेंगे, और जो कचरा वाला स्थिति है या जो पर्यावरण को नुकसान वाली स्थिति है, तो वो चीज़ें जो है वो दोबारा शुरू हो जाएंगी। तो इस स्थिति में हम सभी को जो है वो साथ लेकर चलना होगा, और साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना आवश्यक है, और ऐसे जो महामारी है उससे निपटने के लिए हमें जो है वो स्वयं से तैयार रहना ज़रूरी है, जिससे कि हम ऐसे महामारियों से आसानी से निपट सकें और हम अपने परिवार और खुद को सुरक्षित रख सकें। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है।